इसको फॉर्मिंग फेज हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर गोल्जी बॉडीज, जब नई गोल्जी बॉडीज बनेंगी तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस्टर्ने यहाँ पर आकर अटैच होंगे। यानी जब गोल्जी बॉडीज के नए पार्ट बनेंगे तो नया सिस्टर्ने इस जगह पर आकर अटैच होगा। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेज। यानी यहाँ से गोल्जी बॉडीज बनना शुरू होंगी। इसको सिस फेज भी कहते हैं, इसको फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। और ये क्या होता है? ये कॉन्वेक्स होता है। ये फेज क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। यहाँ से आप देखें तो थोड़ा सा यूं होगा ये क्या है? ये थोड़ा कॉन्वेक्स होता है। तो ये एक फेस हो गया। और ये वाला जो फेस होता है, इस साइड वाला इसका जो फेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसफेस। गोल्जी बॉडीज के इस फेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसफेस। ट्रांसफेस के साथ इसको हम मैच्योरेशन फेज भी कहते हैं, क्योंकि गोल्जी बॉडीज बाकायदा मैच्योर होता है जब वो इस जगह पर आकार होता है। और इसके अलावा ये वाला जो फेस होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ये कॉनकेव होता है। सॉरी, ये वाला फेस क्या होता है? ये कॉनकेव होता है। फिर एक और चीज क्या होती है? जो ये सिस फेस होता है ये न्यूक्लियस की तरफ होता है। यानी इसका जो रुख होता है वो किसकी तरफ होता है? ये न्यूक्लियस है, इसका रुख होता है न्यूक्लियस की तरफ। सिस फेस का जो रुख है वो किस तरफ है? वो बेसिकली होता है न्यूक्लियस की तरफ। जबकि दूसरे नंबर पे जो दूसरा फेस है जिसको हम ट्रांसफेस कह रहे हैं, उसका जो रुख होता है वो किसकी तरफ होता है? उसका वो रुख होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ। ये देखिए, ये सेल की क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, इसका रुख सेल मेम्ब्रेन की तरफ है। और जो फॉर्मिंग फेस है या सिस फेस है, उसका जो रुख है वो किस तरफ है? उसका रुख जो है वो बेसिकली जो है वो न्यूक्लियस की तरफ है। तो ये मैंने आपको बताया कि इसके यहाँ पर जो फेस का मतलब क्या है, पोलरिटी का मतलब क्या है? इसके दो फेस होते हैं, इसके दो पोल होते हैं, एक सिस फेस और दूसरा क्या है? दूसरा होता है इस वाले पोल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांसपोल। ये दो इसके क्या होते हैं? ये पोल होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो इस वजह से हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर पोलरिटी मौजूद होती है। एक मिनट में आपको अनम्यूट कर दूं ताकि आप लोग क्वेश्चन कर सको। सर अच्छा, जी जी पूछें। सर आपने ट्रैफिक पुलिस का ही बताया था ना? किसका? इसमें ऑप्शन था। ट्रैफिक पुलिस। हाँ, ट्रैफिक पुलिस गोल्जी बॉडीज हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का काम होता है कोई चीज जा रही है या कोई ट्रैफिक जब जा रही है वो ट्रैफिक को चेक करती है। तो इसी तरीके से प्रोटीन जो है वो दूसरी जगहों पे जब सप्लाई होगा, यहाँ पर प्रोटीन या इन चीजों को हम ट्रैफिक कहेंगे। तो ये ट्रैफिक किससे कंट्रोल होती है? गोल्जी बॉडीज एक तरीके से ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। जब चीजें मूव कर रही होती हैं तो उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इस वजह से इसको हम ट्रैफिक पुलिस कह रहे हैं। गोल्जी बॉडी उसमें लाइसोसोम, उसमें मोस्ट जो सही करीब करीब जो ऑप्शन था ना, वो बेसिकली क्या था? वो यही था, क्या कहना चाहिए, गोल्जी बॉडीज। बाकी दूसरे आप ऑप्शन देखें वो इसमें फिट नहीं हो रहे थे। लाइसोसोम का काम तो चीजों को तोड़ना है, असल काम जो होता है वो किसका होता है? ये ट्रैफिक पुलिस का काम गोल्जी बॉडीज ही करते हैं, क्योंकि वो चेक करते हैं जो चीजें मूव कर रही हैं उनको। जी कोई क्वेश्चन कर रहे थे? चले अब आ जाते हैं हम लोग, हम कौन से सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। ठीक है ना? हमने किसको डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं। अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज में मैंने जो डिस्कस किए थे, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज में मैंने जो डिस्कस किए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज में, उसमें देखें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज में एक तो क्या आ जाता है? एक मैंने आपको बताया कि एक क्या है? लाइसोसोम, जिसको हम पढ़ चुके, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है। और इसके अलावा जो हमने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आज पढ़ने हैं वो क्या है? एक तो पेरोक्सिसोम है, एक ग्लाइकोसिसोम है और एक वैक्यूल। ये सारे के सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। मतलब इनके चारों तरफ सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन मौजूद होती है, सिंगल मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होते हैं। लाइसोसोम में आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा आज जो हमने डिस्कस करना है पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम और उसके साथ क्या डिस्कस करेंगे? वैक्यूल। सबसे पहले देखें ये पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम जो हैं, इनको दोनों को मिलाकर हम इन दोनों को मिलाकर हम माइक्रोबॉडीज भी कहते हैं। इनको इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? इन दोनों को मिलाकर हम माइक्रोबॉडीज भी इन्हें कहते हैं। इनको हम माइक्रोबॉडीज क्यों कहते हैं? असल में हम इनको माइक्रोबॉडीज इस वजह से कहते हैं क्योंकि
इसमें क्या होता है कि इनका साइज बहुत स्मॉल होता है। इनका साइज क्या होता है? इनका साइज बहुत स्मॉल होता है। इनका बहुत स्मॉल साइज होने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बेसिकली जो है वो माइक्रो बॉडीज। क्योंकि सेल के अंदर जो है वो इवन के इनका साइज जो होता है वो लाइसोसोम से भी छोटा होता है। लाइसोसोम फिर थोड़े से साइज में होते हैं। ये बहुत माइन्यूट, इनका बहुत छोटा डायामीटर होता है। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बेसिकली, इनके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं माइक्रो बॉडीज। फिर एक और बात याद रखिएगा, ये लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम और ग्लाइकोक्सीसोम, ये तीनों कहां से बनते हैं? इन तीनों के बनने की जो जगह है, ये तीनों बेसिकली जो है वो प्रोड्यूस किस जगह से होते हैं? ये तीनों प्रोड्यूस होते हैं गोल्जी बॉडीज ही से प्रोड्यूस होते हैं। ये दोनों किससे प्रोड्यूस होते हैं? ये इन दोनों तीनों की जो प्रोडक्शन होती है वो कहां से होती है? इनकी प्रोडक्शन होती है गोल्जी बॉडीज से। तीनों की ओरिजिन जो है वो क्या है? गोल्जी बॉडीज है। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं एक एक को वन बाय वन डिस्कस करते जाते हैं। लाइसोसोम मैंने डिस्कस पहले कर दिया था। अब मैं आज आपको बताऊंगा पेरोक्सीसोम, ग्लाइकोक्सीसोम और उसके साथ क्या बताऊंगा? उसके साथ मैं डिस्कस करूंगा जो है वो गोल्जी बॉडीज को। तो स्टार्ट किससे करते हैं? स्टार्ट हम कर लेते हैं पहले किससे? हम पेरोक्सीसोम से जो है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और मैंने आपको क्या बताया कि पेरोक्सीसोम और ग्लाइकोक्सीसोम, इन दोनों को मिलाकर इनके लिए एक सिंगल टर्म क्या इस्तेमाल की जाती है? इनको हम कह सकते हैं माइक्रो बॉडीज। क्यों माइक्रो बॉडीज कहेंगे? क्योंकि इनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। जब इनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बेसिकली जो है वो, इनके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं माइक्रो बॉडीज का। अब आप इधर देखें, इसके स्टार्ट करते हैं किससे? स्टार्ट कर लेते हैं माइक्रो बॉडीज से। चलिए मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले जो है वो माइक्रो बॉडीज। चलिए यहाँ लिखते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? पर ऑक्सीसोम। ये पर ऑक्सीसोम। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये परऑक्सीसोम जो है वो किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं या एनिमल्स में? तो एक बात याद रखिएगा, फाउंड इन बोथ, दोनों के सेल्स में होते हैं। बोथ इन प्लांट्स एंड फाउंड बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों में पाए जाते हैं। ये प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं और ये किस में पाए जाते हैं? ये एनिमल्स के अंदर भी जो है वो पाए जाते हैं। दोनों में होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी होते हैं और एनिमल्स में भी। अब आप एक चीज देखें, इसको परऑक्सीसोम का नाम क्यों दिया गया है? परऑक्सीसोम इसको क्यों कहते हैं? देखो, असल में इसको परऑक्सीसोम का नाम इस वजह से दिया गया है बिकॉज इट इन्वॉल्व, इसके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं? विच इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड breakdown of, they have enzyme which help in formation and breakdown of, they have enzyme which help in formation and breakdown of hydrogen peroxide। यानी इसके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है वो फॉर्मेशन भी करते हैं और क्या करते हैं? उसकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेक डाउन भी करते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखें, इसके पास जो एंजाइम्स होते हैं उनमें से मैं कुछ एंजाइम्स यहाँ पर बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे इसके पास एंजाइम होता है ऑक्सीडेज। इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है? जब हमारी बॉडी में मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं तो उन मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं, वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिलाकर क्या प्रोड्यूस करवा देता है? प्रोड्यूस करवा देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इट इज वेरी टॉक्सिक। ये बहुत टॉक्सिक होता है, यानी हमारे सेल को इसकी जरूरत नहीं होती। अगर ये ज्यादा देर हमारी सेल में रहेगा तो हमारे सेल को क्या करेगा? ये नुकसान पहुंचाएगा। ये बन क्यों जाता है? हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये क्या होता है? एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन इसकी जरूरत फिर नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि पेरोक्सीसोम में एक दूसरा भी एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं कैटालेज। जिसको हम क्या कहते हैं? कैटालेज। और वो कैटालेज एंजाइम क्या करता है? वो इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक डाउन कर देता है किसमें? वाटर में।
और ऑक्सीजन में। तो मतलब क्या हुआ कि पेरोक्सीसोम के पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाते भी हैं H2O2 को, और फिर उसको क्या कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन भी कर देते हैं। तो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया पेरोक्सीसोम। अब ये देखें कि पेरोक्सीसोम हमारी बॉडी के कौन से सेल में ज्यादा होते हैं। हमारी बॉडी के वो सेल जो अल्कोहल मेटाबोलाइजिंग सेल होते हैं, हमारी बॉडी में वो सेल जो कौन से होते हैं, अल्कोहल मेटाबोलाइजिंग सेल्स। और हमारी बॉडी के अल्कोहल मेटाबोलाइजिंग सेल्स कौन कौन से होते हैं, हमारी बॉडी के जो अल्कोहल मेटाबोलाइजिंग सेल होते हैं उसमें हम दो सेल ले सकते हैं। एक तो लिवर के सेल, अल्कोहल मेटाबोलाइजिंग सेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दो सेल अल्कोहल मेटाबोलाइजिंग सेल होंगे, एक लिवर सेल, हमारी बॉडी के एक लिवर सेल, और दूसरे नंबर पर कौन से सेल होते हैं, दूसरे नंबर पर किडनी के सेल। मतलब ये होता है कि वो लोग जो अल्कोहल यूज करते हैं, वो लोग जो पीने के लिए या ड्रिंक करते हैं, जो अल्कोहल यूज करते हैं, तो अल्कोहल की जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है वो कहाँ होती है, लिवर के सेल में होती है, या फिर कहाँ पर होती है, वो किडनी में होती है। यानी अल्कोहल के अंदर से कुछ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालकर उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना, फिर उसको जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देना। ये काम किसका होता है, ये काम बेसिकली होता है पेरोक्सीसोम का। और पेरोक्सीसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं और स्फेरिकल होते हैं लाइसोसोम की तरह ही, लेकिन लाइसोसोम से साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और इनमें कुछ डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं और लाइसोसोम में एंजाइम कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये एनिमल सेल में क्या काम करते हैं, लेकिन ये तो प्लांट सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं। तो प्लांट सेल में ये क्या काम करते हैं, आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ है प्लांट सेल का फंक्शन कि प्लांट सेल में पेरोक्सीसोम क्या काम करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि प्लांट सेल के अंदर ये क्या काम करते हैं। प्लांट सेल के अंदर ये फोटो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। इन प्लांट सेल ये किस चीज में हेल्प करते हैं, आपने पढ़ा होगा प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का जो है वो एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, या रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का मिक्स प्रोसेस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो प्लांट सेल में ये फोटो रेस्पिरेशन के रिएक्शन में हेल्प करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है, इसको मैं अभी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको हम जो है वो बायो एनर्जेटिक वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट पेरोक्सीसोम. And what are the important point of peroxisome? First of all, you must know that peroxisome is a single membrane bounded organelle. And second point, you must know that they are found both in plant and animal cell. After that, why they are named so? Why peroxisomes are called peroxisome? Because they have certain enzymes. They have certain enzyme inside them which help in the formation and breakdown of hydrogen peroxide. And I told you that oxidase which help in the formation of hydrogen peroxide, and catalase which break down hydrogen peroxide. And after that I told you in which cell of our body peroxisomes are abundant. They are abundant in alcohol metabolizing cell. And what are alcohol metabolizing cell? They are the liver cells and they are the kidney cells. So this was all about the peroxisome. Now let's move toward glyoxysome. Now I will tell you about glyoxysome. Do you have any question about peroxisome? Student, do you have Yes, any sir. question? जी क्वेश्चन करें। सर ये जो पेरोक्सीसोम है ये सारे एनिमल्स में होते हैं, मतलब जी कि जी प्रोटोजोन्स में भी होते हैं? हाँ, प्रोटोजोन्स में भी होते हैं ये, इवन यीस्ट के अंदर भी होते हैं, ये यीस्ट होती है ना उसमें भी मौजूद होते हैं। जी ठीक है सर। मतलब तमाम सेल्स में आप कह सकते हैं, प्लांट्स में। लेकिन अभी मैं आपको एक दूसरा सेल ऑर्गेनेलिज बताने, दूसरी माइक्रोबॉडीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। और दूसरी जो माइक्रोबॉडीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, वो है ग्लायऑक्सीसोम। अभी जो हम डिस्कस करेंगे, मैंने इसको मिटा दिया है। जो स्टूडेंट्स स्नैप इसकी जो है तस्वीर लेना चाहते थे वो ले लेते इसकी तस्वीर। ये जो मैं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा आपको टाइम दूंगा, जो स्टूडेंट इस लिखे हुए की तस्वीर लेना चाहें वो तस्वीर इसकी ले सकते हैं, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो अब हम दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज की तरफ चलते हैं, जो कौन सा है, जो है ग्लायऑक्सीसोम। अभी हम किसको डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे ग्लायऑक्सीसोम को। चलें अब चलते हैं हम ग्लायऑक्सीसोम की तरफ। अब ग्लायऑक्सीसोम भी क्या है, पेरोक्सीसोम की तरह ग्लायऑक्सीसोम भी क्या है, ये भी
सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और ये बेसिकली जो है वो ये भी एक माइक्रो बॉडी है। लेकिन पेरोक्सिसोम से इसमें फर्क क्या है, इसमें और पेरोक्सिसोम में क्या फर्क है? तो पहली बात तो आप ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ किसमें पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं प्लांट सेल में। क्यों प्लांट सेल में पाए जाते हैं ये मैं आपको एक बार आगे बताता हूं। अब क्या होता है, अब इसके हम डायरेक्ट फंक्शन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम वही है ना, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, छोटे छोटे से स्ट्रोमा ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर जिनमें एंजाइम्स मौजूद हैं। अब इसके फंक्शन की तरफ आ जाते हैं। ये कौन से प्लांट्स के सेल में, जैसे पेरोक्सिसोम कहाँ ज्यादा, कौन से एनिमल के सेल में ज्यादा था? जो अल्कोहल मेटाबोलाइजिंग सेल थे। और ग्लाइऑक्सिसोम कहाँ पर ज्यादा होता है? ये होता है फैट स्टोरिंग सेल, या आप कह लें प्लांट्स के अंदर जो लिपिड स्टोरिंग सेल्स होते हैं, लिपिड स्टोरिंग सेल्स, यानी प्लांट्स के वो सेल जिनमें लिपिड ज्यादा होता है, लिपिड स्टोरिंग जो सेल्स होते हैं, वहां पर क्या होता है? ग्लाइऑक्सिसोम ज्यादा होता है। अच्छा, ग्लाइऑक्सिसोम का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है ग्लाइकोऑक्सिसोम का? इनका प्लांट्स के अंदर काम ये होता है कि फैट को, या आप लिपिड्स कह लें या फैट कह लें, लिपिड्स को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ये लिपिड्स को कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। इसके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो लिपिड्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कह सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है? इसको हम सिंपली शुगर भी कह सकते हैं। तो लिपिड्स को शुगर में कन्वर्ट करने का काम जो है वो क्या करता है? ग्लाइऑक्सिसोम। और वो जो कन्वर्ट करता है जिस साइकिल के जरिए, उसको कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट। उस साइकिल को हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। यही वजह है कि इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसी वजह से इसको हमने नाम दे दिया, इसके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है जो लिपिड्स को ग्लूकोज के अंदर, या कार्बोहाइड्रेट में सॉरी, या शुगर में कन्वर्ट करता है। तो इस वजह से इसके अंदर ग्लाइकोलेट साइकिल के जरिए, तो इस वजह से इसको हमने नाम दे दिया ग्लाइऑक्सिसोम। मगर ये बात सोचने की ये है कि लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में या शुगर में क्यों कन्वर्ट करता है? असल में ये लिपिड्स को शुगर में इसलिए कन्वर्ट करता है कि जो सीड होते हैं, कुछ सीड ऐसे होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो लिपिड रिच होते हैं, यानी उन बीज के अंदर क्या होता है, उन बीज के अंदर लिपिड ज्यादा होता है, ऑयल ज्यादा होता है। कुछ जैसे कैस्टर ऑयल सीड हो गया, कैस्टर ऑयल सीड के अंदर क्या होता है? ऑयल या लिपिड ज्यादा होता है। लेकिन जब उस सीड के अंदर एक छोटा सा जो बेबी प्लांट होता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, देखो ये सीड के अंदर जो बेबी प्लांट है इसको हम क्या कह रहे हैं? इस बीज में ये जो छोटा सा पौधा है इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम एम्ब्रियो कह रहे हैं। ये जो बेबी प्लांट है सीड के अंदर, इसको हम कह रहे हैं एम्ब्रियो। अब क्या होता है, जब ये एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा, यानी जर्मिनेट का मतलब क्या है? इस सीड से जब ये बाहर निकलेगा ये एम्ब्रियो, और जब ये सीड से बाहर निकल जाता है एम्ब्रियो, एक छोटा सा पौधे में कन्वर्ट होता है, तो इस पौधे को हम कहते हैं सीडलिंग। सीड से एक जो छोटा सा पौधा बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सीडलिंग। ये सीडलिंग जब बीज के अंदर था तो इसको हम क्या कह रहे थे? इसको हम कह रहे थे एम्ब्रियो। अब क्या होता है कि जब एक एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट कैसे करेगा एम्ब्रियो? इसके नीचे वाली जगह से रूट निकलना शुरू हो जाएंगी, यहाँ से ये शूट बनाएगा और ये सीडलिंग्स बनाएंगे। लेकिन इसको जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए होता है? इसको जर्मिनेट करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी इसको मिलती है शुगर, कार्बोहाइड्रेट से। इसको एनर्जी लिपिड से नहीं मिलेगी। इसको एनर्जी कौन देगा? इसको एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होता है कि ग्लाइऑक्सिलेट जो होते हैं वो ऐसे एंजाइम रिलीज करते हैं जो लिपिड्स को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? सीड के लिपिड्स को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। और फिर वो कार्बोहाइड्रेट या शुगर जो है वो इस एम्ब्रियो को क्या देती है? एनर्जी देती है। तो मतलब ग्लाइऑक्सिलोड यहाँ पर जो काम करता है, ये किस चीज में काम करता है? यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट काम होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जब सीड जर्मिनेट करते हैं तो उस जर्मिनेशन ऑफ सीड के दौरान ऐसे बीज जिनके अंदर क्या होता है? जिनमें स्टार्च नहीं होता है या जिनमें एमाइलेज नहीं होता, ऐसे सीड जिनमें लिपिड ज्यादा होता है, तो उन सीड्स के अंदर ये ग्लाइऑक्सिसोम ज्यादा होता है, और वो क्या करता है? लिपिड को कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट फिर क्या करता है? इस एम्ब्रियो को एनर्जी देता है, किसके लिए? फूड, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जर्मिनेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो इट वाज ऑल अबाउट ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम की बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई टोल्ड यू, फर्स्ट पॉइंट यू मस्ट नो दैट they are found only in plant cell. In which cell they are more abundant? They are abundant in fat storing or lipid storing cell. And what is their function? They convert
lipid into sugar. Why they convert lipid into sugar? They convert lipid into sugar for germinating seed to provide energy to the embryo for its growth. क्लियर हो गया बच्चों? ये कोई क्वेश्चन है इससे? फिर आगे चलते हैं ग्लाइऑक्सीजोम से। स्नैप इसकी फोटोशॉट जो है वो इसकी तस्वीर ले लें जो मैंने लिखा हुआ है, फिर आगे इसको मैं इरेज कर दूंगा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो भी कर लें इसमें से। वैसे कोई ज्यादा बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो आपकी बुक से रिलेटेड पॉइंट है वो मैंने बता दिए इसमें। अब उसकी तरफ आ जाएं। अब आ जाते हैं वैक्यूल की तरफ। लास्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो कौन सा है? जो है वैक्यूल। अब हम आ जाते हैं वैक्यूल की तरफ। तो अब देखें, ये जो वैक्यूल है प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स के वैक्यूल में फर्क होता है, एक जैसे नहीं होता। चलें भी स्टार्ट करते हैं वैक्यूल। तो सबसे पहले तो देखें वैक्यूल की डेफिनेशन के मैं यहाँ वैक्यूल को कैसे डिफाइन कर रहा हूं। वैक्यूल को मैं डिफाइन कर रहा हूं नॉन प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड फिल्ड कैविटीज। ये हो गई डेफिनेशन लिपिड्स की। नॉन प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड फिल्ड कैविटीज इज कॉल्ड वैक्यूल। स्टूडेंट म्यूट कर दें अपने आप को। तो वैक्यूल क्या होते हैं? नॉन प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं, लिक्विड फिल्ड कैविटीज होती हैं। अब यहाँ पर नॉन प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब क्या होता है? अब देखो, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक का यहाँ पर कैविटीज तो आपको पता है, खानों को हम कहते हैं कैविटीज। अब देखो, ये एक सेल है, सही है ना? ये एक सेल हो गया। अब इस सेल के अंदर ये मैं एक वैक्यूल बना रहा हूँ, सही है? ये क्या हो गया? ये वैक्यूल हो गया। अब इसके चारों तरफ तो ये जेली लाइक मटेरियल मौजूद है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक मटेरियल जो भरा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस से बाहर जो है वो क्या है? वो है साइटोप्लाज्म। ये सब जगह न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। ये जिस जगह को मैं डॉटेड कर रहा हूँ, इन सब जगह क्या मौजूद है? प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। लेकिन ये जो कैविटी है, इस कैविटी में प्रोटोप्लाज्म नहीं है। इस कैविटी में प्रोटोप्लाज्म नहीं है, इसमें तो फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। इसमें फ्लूइड भरा हुआ है या इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड जो है वो भरा हुआ है। इसमें प्रोटोप्लाज्म मौजूद नहीं है। तो ये जो नॉन प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड फिल्ड कैविटीज हैं, इस कैविटी को हम क्या कहेंगे? इन कैविटीज को हम कहते हैं वैक्यूल। इन खानों को, जो खाली खाने हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम वैक्यूल कह रहे हैं। और वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। इस वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कह रहे हैं? सॉरी, जस्ट अ मिनट। जो वैक्यूल के चारों तरफ मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। अब देखो, प्लांट्स और एनिमल के वैक्यूल में क्या फर्क होता है? ये एक प्लांट का सेल है और ये मैं बना रहा हूं एक एनिमल का सेल। प्लांट के सेल में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। एक सिंगल लार्ज क्या हो गया? ये प्लांट के सेल में वैक्यूल हो गया। ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? प्लांट के सेल में ये वैक्यूल है। जबकि एनिमल के सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं और वो डिफरेंट काम करते हैं। कुछ वैक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें फूड जमा होता है, जिनमें फूड भरा हुआ होता है, फूड रखा हुआ होता है, उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। और स्टूडेंट, आपको पता है मैं फूड वैक्यूल किस तरह से बनता है? फेगोसाइटोसिस के जरिए बनता है। जब सेल मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड हो जाती है और फूड सेल के अंदर दाखिल हो जाता है तो एक वैक्यूल बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल। नॉर्मली हम वैक्यूल को डिफाइन करते हैं कि फ्लूइड फिल्ड, लेकिन किसको छोड़कर? फूड वैक्यूल को छोड़कर ये बात करेंगे
क्योंकि फूड वैक्यूल में फ्लूइड नहीं भरा हुआ होता, फूड वैक्यूल में तो फूड से भरा हुआ होता है। तो एनिमल सेल के अंदर कुछ वैक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें फूड रखा हुआ होता है, उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। और कुछ वैक्यूल ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करते हैं और उनको बॉडी से बाहर रिलीज करा देते हैं। इनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो प्लांट्स के अंदर एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है और एनिमल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। और ये वैक्यूल क्या होते हैं? टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी का मतलब बनते भी रहेंगे और खत्म भी होते रहेंगे। मतलब फूड वैक्यूल बना, फिर इसका फूड सारा एब्जॉर्ब हो गया तो फूड वैक्यूल खत्म हो जाएगा। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर पानी जमा होगा, जब एक्स्ट्रा पानी जमा हो जाए कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होगा और पानी कहाँ निकाल देगा? बाहर। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ मैंने आपको फर्क बताया है, प्लांट के अंदर जो वैक्यूल होता है और एनिमल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं, इनमें फर्क क्या होता है। प्लांट में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल है और एनिमल के अंदर टेम्पररी बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है, प्लांट के वैक्यूल में जो सॉल्यूशन भरा हुआ होता है उसको हम कहते हैं सेल सैप। प्लांट के वैक्यूल में जो पानी भरा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेल सैप। एनिमल के वैक्यूल का तो मैंने आपको काम बता दिया। एक फूड वैक्यूल होता है जो फूड को स्टोर करने का काम करता है या फूड को इंटेक करता है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो एक्स्ट्रा वाटर को सेल से बाहर निकालता है। अब प्लांट के अंदर जो ये वैक्यूल होता है, इस प्लांट के वैक्यूल का काम क्या होता है? प्लांट का वैक्यूल जो है वो स्टोर हाउस होता है। प्लांट का वैक्यूल एक तरीके से ये स्टोर हाउस होता है। जैसे हमारे घर में टंकियां होती हैं, टैंक होते हैं जहां हम पानी स्टोर करते हैं, प्लांट्स भी अपने मिनरल्स को और वाटर को कहाँ स्टोर करता है? वो स्टोर करता है किसके अंदर? वैक्यूल में। और वैक्यूल क्या देता है? प्लांट्स के सेल को टर्जिडिटी भी देता है। जब वैक्यूल में बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है तो प्लांट का सेल क्या हो जाता है? टर्जिड हो जाता है। लेकिन एक काम और याद रखिएगा कि प्लांट्स के अंदर क्योंकि लाइसोसोम नहीं होते, तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है? वैक्यूल इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लाइसोसोम। यानी प्लांट्स के अंदर तो लाइसोसोम नहीं होते, तो बेसिकली जो है वो लाइसोसोम का काम कौन करता है? बेसिकली लाइसोसोम का जो काम होता है वो कौन करता है? वो उसका वैक्यूल करता है। वैक्यूल के अंदर प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं, ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम होते हैं। मतलब प्लांट्स के अंदर अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन है तो वो किसके जरिए टूटेगा? इसमें एंजाइम होते हैं प्रोटीएज जो उसको ब्रेक डाउन करेंगे, राइबोन्यूक्लियेज जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करेंगे, और कार्बोसाइडेज एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइऑक्सीडेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करते हैं। कहता है कि आपकी जैसे बुक के अंदर लिखा हुआ आता है, प्लांट्स वैक्यूल सम टाइम एक्ट्स एज लाइसोसोम एज दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब मैंने आपको बताया प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियेज और ग्लाइऑक्सीडेज, ये सब एंजाइम क्या कहलाते हैं? ये एंजाइम बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाते हैं क्योंकि ये चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं। और क्या कहता है? आफ्टर डेथ ऑफ सेल, जब एक प्लांट के सेल की डेथ होती है तो इसके अंदर का ये टोनोप्लास्ट बर्स्ट हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद इसके अंदर से जो प्रोटीएज एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? इस सेल की पूरी लाइसिस कर देते हैं, यानी इसके प्रोटीन वगैरह को डाइजेस्ट करके सेल को मुकम्मल तौर पे क्या कर देंगे? ये खत्म कर देंगे। मतलब अगर आप बात कहें कि अगर आपसे पूछा जाए प्लांट के सेल का सुसाइड से कौन हो सकता है, तो प्लांट के सेल के सुसाइड से एक जो है वो किसको कहेंगे? वैक्यूल को। और एनिमल के सेल का जो सुसाइड से है वो क्या है? वो है गोल, वो बेसिकली जो है वो लाइसोसोम है। वैसे नॉर्मली ये ऐसे सुसाइड करता नहीं है, लेकिन सिंपल सा ये होता है कि जब एक प्लांट का सेल की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होता है? टोनोप्लास्ट की परमिएबिलिटी खत्म हो जाती है, टोनोप्लास्ट रप्चर होती है, और उसमें से क्या होता है? उसमें से प्रोटीएज और ये एंजाइम निकलकर पूरे के पूरे सेल को लाइसिस कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। हाँ, तो what are important point about vacuole? तो first of all you must know that vacuoles are non-protoplasmic and fluid filled except food vacuole, क्योंकि food vacuole में fluid नहीं भरा हुआ होता, food vacuole के अंदर तो food जो है वो भरा हुआ होता है। और जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और एक और बात याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन की तरह टोनोप्लास्ट भी सिलेक्टिव परमिएबल है, कुछ चीजों को अपने अंदर जाने देती है और कुछ चीजों को अलाउ नहीं करती, स्पेशल चीजों को सिर्फ अलाउ करती है। और एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, फॉर्म्ड इन द टाइम ऑफ देयर नीड, यानी जब जरूरत होती है तभी बनते हैं। मिसाल के तौर पे जब इसको प्लांट को फूड की जरूरत होगी
तो इसकी सेल मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड हो जाएगी और ये कौन सा वाला वैक्यूल बन जाएगा, ये बन जाएगा फूड वैक्यूल। यानी जब जरूरत होती है तो बनते हैं। इसी तरीके से जब पानी बहुत ज्यादा जमा होगा तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बन जाएगा, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है पानी को स्टोर कर लेगा। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि पेरोक्सीसोम और लाइसोऑक्सीसोम तो गोल्जी बॉडीज से बनते हैं, तो ये वैक्यूल कहाँ से बनते हैं? तो आप देख लें, फूड वैक्यूल तो सेल मेम्ब्रेन से बन रहा है, लेकिन ये जो दूसरे वाले वैक्यूल हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और जो प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स हैं, ये ज्यादातर बनते हैं गोल्जी बॉडीज से, और उसके साथ किसके से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनसे क्या है, ये बनते हैं। एंड आफ्टर दैट आई आल्सो टोल्ड यू सर दैट, दोबारा रिपीट कीजिएगा, मैंने कहा कि ये आवाज कट रही है। वैक्यूल बनते किस चीज से हैं, कौन से सेल ऑर्गेनेलिज वैक्यूल बनाते हैं? तो मैंने आपको बताया फूड वैक्यूल तो किससे बनेगा, सेल मेम्ब्रेन से, जब सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होगी। और ये बाकी जो वैक्यूल हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या दूसरे जो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होते हैं, ये बनते हैं गोल्जी बॉडीज से, या फिर किससे बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सो इट वाज ऑल अबाउट वैक्यूल। ऐसे स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पूछ लें जो भी आपका क्वेश्चन है इस हवाले से। सर टेम्परेरी सिर्फ प्लांट्स एनिमल्स में होते हैं? एनिमल्स में टेम्पररी होते हैं, प्लांट्स में तो परमानेंट होते हैं, एक पूरा वैक्यूल होता है, पर क्योंकि प्लांट का सेल तो कंटिन्यू वाटर को स्टोर करके रखता है ना ऐसे। और प्लांट के भी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादातर प्लांट के सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है, साइज में एनिमल के मुकाबले में वैक्यूल का साइज जो है वो लार्ज होगा। जी और कोई सर क्वेश्चन? जी पूछें। सर जो लिवर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, तो सर वो पेरोक्सीसोम्स की वजह से ही करता है? वो पेरोक्सीसोम की वजह से नहीं, पेरोक्सीसोम तो बन जाता है, वो एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर, ऑक्सीडेज एंजाइम। मतलब ऐसा होता है जैसे कोई मेटाबॉलिज्म हुआ ना, इसने कोई मेटाबॉलिज्म कराया, तो उस हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, उन मेटाबॉलिज्म के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। तो इसके पास जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देते हैं। क्योंकि वो हाइड्रोजन को भी फ्री रहना हमारे सेल के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना तो देता है, लेकिन उसको ज्यादा देर रखता नहीं है बॉडी में, फौरन ही एक दूसरा एंजाइम रिलीज कराता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कैटालेज एंजाइम। और कैटालेज एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, उसको कन्वर्ट कर देता है वाटर में, और किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। यानी एक तरफ बना भी रहा है हाइड्रोजन पर। इसी तरह जब अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होता है, तो अल्कोहल के अंदर से भी हाइड्रोजन, उसको डिटॉक्सिफाई कैसे करेगा, उसमें से कुछ हाइड्रोजन निकाल दी और कुछ ऑक्सीजन निकाल दी, और उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो फिर टॉक्सिक है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फौरन किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, वाटर में,